हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एसएसटी पेपर 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आज आपकी मैराथन क्लास होने वाली थी, बट आज भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा सा एरर था। 6, 7, 8 शॉर्ट नोट्स की तरह है। तो कल आपकी मैराथन क्लास होगी 2 बजे, है ना। तो आज हम लोग फिर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर मैराथन क्लासेस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। आपको पता चलता है क्या जो है जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे हमारा घर है, क्या ये गति कर रही है? आपको पता चलता है जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। कथन बी है, पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही हैं। तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पृथ्वी धीरे धीरे गति कर रही है। कैसे रात दिन होता है ना। तो जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रिया उत्तरदायी है। बात दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए व बी दोनों सही है। बी व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, देशों के कालम और अक्षांशों के कालम से मिलान करना है। विषुवत रेखा भारत, कर्क रेखा कांगो गणराज्य, मकर रेखा चिली। एलिमिनेट करिए, एक भी तो आपको आता होगा। मिलान करना है अक्षांश और देश से। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, एक भी अगर आपको आता होगा तो आप कर पाएंगे। कर्क रेखा आप सबको पता है कहां से भाई, देखिए ये है अपना वाला गोला, है ना। ये है कर्क रेखा, ये है जो है भूमध्य रेखा, और ये है क्या? मकर रेखा। अब यहाँ पे है अपना भारत, यहीं पे है ना, यहाँ पे है अपना भारत। तो आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे है भाई? कर्क रेखा पर, है ना, कर्क रेखा पर। अब आप देखिए, कर्क रेखा भारत, यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है लगभग। अब आप यहाँ पे देखिए बी का ए किसमें है, तो आप देख पा रहे होंगे बी का ए केवल जो है, बी का फर्स्ट केवल ऑप्शन नंबर 4 में है। आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ से नहीं आ रहा है फिर भी आप अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? कर्क रेखा भारत, विषुवत रेखा कांगो गणराज्य, मकर रेखा चिली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए। ए है, पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है। बी है, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। क्या दोनों बातें सही हैं? भाई पृथ्वी कैसी है? क्या बनेगा राइट आंसर? हम लोग पढ़ रहे थे न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 की, तो देखे थे कि किस तरह से ग्लोब बना हुआ है और पृथ्वी किस तरह से है ना। जी, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? पृथ्वी मध्य में चपटी है। क्या मध्य में पृथ्वी चपटी है? कुछ इस तरह से है क्या, है ना। हाँ, इस तरह से। क्या जो है कुछ इस तरह से पृथ्वी है, यानी मध्य में चपटी है, इस तरह से है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कैसी है भाई? तो पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह से है, यहाँ ध्रुवों पर चपटी है ना। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है, मध्य में उभरी है, ध्रुवों पर चपटी है। तो क्या होगा? ए तो गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है और बी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीन बीच पर, क्या है, ग्रीन बीच पर 6:30 बजे होंगे तब जो है 11:30 पूर्वाहन किस देशांतर पर होंगे? 11:30 पूर्वाहन किस देशांतर पर होंगे? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। डेली इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग बताइएगा किस जो है पूर्वाहन पर, क्या है, किस पूर्वाहन पर कितना टाइम हो रहा होगा? 11:30 बज रहा है। देखिए इतना बता देते हैं, ये अपना वाला गोला है, यहाँ पे है ग्रीनविच,
यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर भाई टाइम हो रहा है 6:30। कितना बज रहे हैं, ग्रीनविच पर 6:30 बज रहे हैं। तो क्या पूछा है, कितना देशांतर पर, किस देशांतर पर 11:30 बज रहा होगा। जाहिर सी बात है, यदि आप इधर जाएंगे तो समय प्लस होगा, इधर जाएंगे तो समय माइनस होगा, तो आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है। 6:30 यहाँ पे हो रहा है, मतलब आपको समय प्लस करना है। अब आप बताएंगे कि जो है किस देशांतर पर कितना 11:30 बज रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है, मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश है। मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जाते हैं। क्या सही है इसमें, मरुस्थल के बारे में क्या सही है, क्या बनेगा राइट आंसर जी, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। मरुस्थल क्या है, एक शुष्क प्रदेश है। मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है, ये बात गलत है। तापमान उच्च तो पाया जाता है, और कुछ ठंडा मरुस्थल भी है, हम लोग पढ़े हैं ठंडा मरुस्थल, है ना। तो केवल तापमान ही नहीं बल्कि गर्मी भी पाई जाती है, यानी उच्च तापमान के साथ साथ ठंडा रेगिस्तान भी है, तो ये तो गलत है। और सी क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा इसमें, ए और सी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ऑप्शन बी है, आग्नेय सेल मैग्मा से बनती है। ऑप्शन सी है, दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। क्या सही है इसमें, सेल के बारे में क्या सही है, क्या बनेगा राइट आंसर जी, दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। क्या दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ये बात तो सही है। आग्नेय सेल किससे बनता है भाई, मैग्मा से। किससे बनता है, मैग्मा से। तो ए और बी इसमें सही होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आतपन क्या है, आतपन प्रभावित होता है बादलों द्वारा, अक्षांशों द्वारा, जलवाष्प व धूल कणों द्वारा। किससे प्रभावित होता है आतपन जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, तीनों से, बादलों द्वारा, अक्षांशों द्वारा और जलवाष्प व धूल कणों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ सर्दियों में चलती है। व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं। व्यापारिक पवन क्या है भाई, क्या सही होगा व्यापारिक पवन के बारे में जी, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें, व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ए तथा आर को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव करना है। ए है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। क्या दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो क्या व्याख्या भी कर रहा है, क्या बनेगा राइट आंसर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनसंख्या के वितरण में पर्यावास की प्रमुख भूमिका होती है। जहां पर हमें सारी चीजें उपलब्ध हो, यानी भोजन के लिए हमें अनाज जहां पे हम उगा सकें, ऐसा पर्यावरण हो, अनुकूल हो, यानी मानव के रहने के, इंसानों के रहने के पर्यावरण जहां पे अनुकूल होता है, वहीं पे जनसंख्या पाई जाती है। जैसे अपने भारत में देख लीजिए, है ना। तो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। दोनों बात सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी को पढ़े भाई, क्या दिया है, खनिज आग्नेय सेल, औषधि सेल और कायांत्री सेल पाए जाते हैं।
धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित व अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। क्या सही होगा इसमें? जी, क्या बनेगा राइट आंसर? धात्विक खनिज आग्नेय शैल में पाए जाते हैं। क्या धात्विक खनिज आग्नेय शैल में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित व अवसादी शैल में नहीं पाए जाते? क्या होगा भाई? जी, ये बात तो गलत है। खनिज जो है, खनिज आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये दोनों बातें सही हैं, ए और सी इसमें सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें। कथन ए है, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं, और कारण आर है, ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही हैं, तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? इस बार भी रीजन एडर्सन के क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी, है ना। हर बार रीजन एडर्सन के क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा, वो भी किसी एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट में रीजन एडर्सन के क्वेश्चन ज्यादा ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी तक यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बार बार आपको यही कह रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, बार बार वही रिवाइज करिए, और साथ साथ आपको पीवाईक्यू लगाना है ना। पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट देखने को मिलता है हर साल, 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। ये बात तो सही है। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने बांध के निर्माण के लिए किया जाता है। ये बात गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है, आर जो है वो गलत है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही है? मून के बारे में क्या सही है? चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है चंद्रमा पर। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं। क्या है यहाँ पे? पर्वत, मैदान व गड्ढे नहीं है, यही गलती हो जाती है। पूरा सेंटेंस हम पढ़ते नहीं है और टिक करके चले आते हैं फटाक से, है ना, और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। यही देखना है आपको। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत जो है छाया बना, जो कहते हैं ना कि चंद्रमा में दाग है, दाग नहीं है, वो छाया बनाता है। क्या? पर्वत छाया बनाता है, तो चंद्रमा की सतह पर पर्वत जो है वो छाया बनाता है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे नहीं है। क्या है? नहीं है, नहीं दे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, तो ए और सी इसमें सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान करें। यह सबसे गहरा महासागर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। कौन सा है भाई? निम्नलिखित कथनों के आधार पर महासागर की पहचान क्या है? क्या है महासागर की पहचान? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? यानी किस महासागर की पहचान इसमें दिया है? यह सबसे गहरा महासागर है, यह सबसे गहरा महासागर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद प्रशांत, किस महासागर की बात कही जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर। कंटेंट एंड ओशियन हम लोग पढ़े हैं ना, क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी, न्यू और पुरानी दोनों एनसीईआरटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी में है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर महाद्वीप को पहचानिए। महाद्वीप को पहचानना है भाई। क्या दिया है? यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है।
यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, किसकी बात कही जा रही है भाई? किस महाद्वीप के बारे में यहाँ पे विशेषताएं दी हुई हैं? क्या बनेगा राइट आंसर? अफ्रीका। क्या बनेगा राइट आंसर? अफ्रीका है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी, अब आप लोग बताएंगे, टॉपिक पढ़े होंगे तो बताएंगे। सबसे लंबी नदी है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है भाई? इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध तथा कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, तो अफ्रीका महाद्वीप की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों यानी ए तथा आर को पढ़ें। अभिकथन ए है, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। कारण आर है, यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से ये क्या होता है, लगभग मुक्त होता है। क्या दोनों बातें सही हैं? सही हैं, तो क्या व्याख्या भी कर रहा है जी? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ बादलों व मौसम संबंधी घटनाएं से जो है लगभग मुक्त होता है। तो दोनों बातें सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होना विपरीत होगा? घेटोआइजेशन होना, विस्थापित होना, या मुख्यधारा होना, या कलंकित? क्या है? हाशिए पर होना, विपरीत, विलोम शब्द क्या है इसका? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुख्य धारा होना। क्या है? मुख्य धारा होना। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ क्या है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, आपदा का वर्ष, परिवर्तन का वर्ष, जन्म का वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार बना है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष क्या कहलाता है? एनो डोमिनी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इतिहास पाठचर्या से अपेक्षित है कि मुख्यतः चर्चा करें। क्या है? विवादों की, लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की, सत्ता एवं प्रभुत्व की खोजों की। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, सभी की। क्या है? विवादों की भी है, लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की है, सत्ता एवं प्रभुत्व की है, और खोजों की भी है। चारों ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता होती है, उसमें व्यवस्थित करना है उस क्रम में। संकेतक, दिशाओं का ज्ञान, मानचित्र, पैमाना, अवस्थित, क्रम में इसको लगाना है। पहले क्या आएगा? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? देखिए थोड़ा सा, चलिए, क्या है राइट आंसर? पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या पढ़ाना है आपको? आप पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कौशल को आपको पढ़ाना है। तो मानचित्र सबसे पहले आप सभी, जब भी आपको मैप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी यहाँ पर भी बताया जाता है कि किस तरह से, तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान करवाया जाता है। ये तीर आप सब परिचित होंगे इस प्लस के निशान से। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या है? साउथ, इधर क्या है? ईस्ट, और ये है वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना? तो क्या है, इस तरह से आपको बताया जाता है। सबसे पहले आपको किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? कैसे आप मैप देखेंगे? तो सबसे पहले आपको बताया जाता है किसके बारे में? सबसे पहले बताया जाता है आपको दिशाओं के बारे में। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? फर्स्ट पे आएगा दिशा। इसके बाद क्या है? एक पैमाना होता है, किस तरह से आप जो है दूरी मापेंगे। जैसे दूरी मापना है उत्तर प्रदेश और बिहार का, या फिर एमपी का, राजस्थान और गुजरात का, एक दूरी मापना है कि एक पैमाना दिया है और इस पैमाने पर आपको दूरी बताना है। तो एक पैमाना दिया रहता है, मानक पैमाना। तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आप पैमाना जानेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि इस राज्य से इस राज्य की दूरी कितनी है। तो दूसरे पे क्या आएगा? दूसरे पे आएगा पैमाना, जो यहाँ पे निर्धारित रहता है पहले से। इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आएगा संकेत। आप किस माध्यम से
किस ट्रिक से, किसके अनुसार आप बताएंगे। तो एक मानक होता है, एक संकेत होता है जिसके आधार पे आप बताते हैं। तो थर्ड पे क्या आता है, थर्ड पे आता है संकेत, और फोर्थ एंड लास्ट पे आएगा क्या, अवस्थिति, वो कहाँ स्थित है। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर, बी सी और ए डी, बी सी ए डी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सी ए डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान का शिक्षक की भूमिका निम्न सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है। चलिए, विविध प्रकार के निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत है, समझदार तरीके से स्वतंत्र पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या है इसमें राइट आंसर जी, अन्य विषयों के साथ संपर्क द्वारा पढ़ाना। क्या है इसमें राइट आंसर, विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ आप सही गलत बताएंगे, यानी बच्चे को अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन सिर्फ एक क्वेश्चन में बांधेंगे नहीं। क्या है, विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है क्या गलत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया, ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, बच्चे को बांधना नहीं है, उनका विकास करना है, तो उनको क्या है अवसर देना चाहिए ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, वो सोचे, वो विचार करें उस बातों पर और उस कार्य पर। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट पे है क्या, विविध प्रकार के निर्देश, जहां पे विविध आए यही है टैग वर्ड, याद रखना। विविध प्रकार के आप निर्देश योजना का उपयोग करेंगे जिससे बच्चा सीखे। अन्य विषयों के साथ भी संपर्क बनाएंगे क्योंकि सामाजिक विज्ञान अन्य विषयों के साथ क्या है संबंध स्थापित करता है। डी क्या है, समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे, जैसे आप जू लेके जा रहे हैं तो आप उनको बताएंगे कि जंगली जानवर जो होते हैं उनसे खतरा भी होता है, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। तो इन सब बातों को आप बातचीत करेंगे, उनसे बताएंगे, है ना। तो ये सारी बातें क्या है, सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अपने क्वेश्चन कैसे आप गलत करेंगे और कैसे अपने क्वेश्चन सही करेंगे, यानी कुल मिला के एलिमिनेशन विधि द्वारा कैसे अपने ऑप्शन को काटेंगे और सही करेंगे अपने क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि ये सारे ट्रिक बहुत बार बता चुके हैं, और पेडागोजी के जो टैग वर्ड है उसे प्लीज जरूर देखिएगा, वहां से बहुत हेल्प मिलेगा पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने में किया जाता है। क्या है इसमें राइट आंसर, एटलस है, कथ्यपरक मानचित्र, रेखा मानचित्र। लौह इस्पात उद्योगों के वितरण के बारे में आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, किस सामग्रियों की आवश्यकता आपको है जिसके द्वारा आप पता लगाएंगे कि लौह इस्पात उद्योगों का वितरण कहां तक है। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए और बी। सबसे पहले आपको एटलस की जरूरत है, इसके बाद क्या है, कथ्यपरक मानचित्र की जरूरत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को सामाजिक चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। ए और बी चरण क्रमित रूप से हैं, तो आप किस तरह से ए से डी तक क्रमित रूप से हैं, आप किस तरह से क्रम में लगाएंगे। प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना है, विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना है, और सी है चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची हो, और डी है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। सेट बनाना है इसमें, आप पहले क्या करेंगे, चलिए क्या है इसमें राइट आंसर, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, रास्तों की पहचान करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक रास्तों के परिणाम का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे खतरा है, ये रास्ते इसके आगे पुल है, पुल ठीक ठाक है कि नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है, यहाँ पे खतरा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, उन रास्तों का अध्ययन करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। तो सेकंड पे क्या आएगा, ए आएगा, सेकंड पे आएगा ए।
थर्ड पे क्या आएगा? तो थर्ड पे क्या आएगा? चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची हो। नहीं, ये लास्ट में आएगा। एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार यानी तुलना करना जिसमें आएगा कि ये सही है कि ये सही है। ये आप देखते हो ना, कहीं आप टूर जा रहे हो कहीं देखने के लिए, किस जगह जाना इस टाइम पे सही है। दोनों जगह जैसे आप कहाँ पे जा रहे हो, तो कहीं ठंडे एरिया में यदि आप जा रहे हैं टूर पे, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इस जगह पे सही है या इस जगह पे, कहाँ पे जाएं। तो तुलना करेंगे, दोनों जगह बराबर है बट आप तुलना करेंगे। तो थर्ड पे क्या आएगा? थर्ड पे आएगा डी, और लास्ट में आएगा जो है क्या? कारणों की सूची बनाना जिसमें है वो ऑप्शन होगा 4, यानी क्या है इसमें राइट आंसर? बी, पी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अपने आप आपके माइंड में ये सारे वर्ड गूंजने चाहिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन सही करेंगे। और टैग वर्ड जरूर लास्ट टाइम में देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आप अपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये समझिए कि टैग वर्ड यदि आप देख लिए तो ये समझो जैसे एक ट्रिक, एक जादू आपको मिल जाए, वही है ये, है ना। तो क्या है इसमें अगला क्वेश्चन? सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सी गतिविधियां स्थान पाएंगी? क्या करवाएंगे? भारत में सरकारी व्यवस्था, सेवा क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मार्क संसदीय सत्र का आयोजन करेंगे। सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व क्यों होने चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करेंगे। विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा, वहां पर आधारित खबरों को इकट्ठा करेंगे, यानी वहां के आधारित खबरों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी विषय आपको पढ़ानी है, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप कौन सी गतिविधि करेंगे, कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी? चलिए, क्या है इसमें राइट आंसर? जी बिल्कुल, तीनों विकल्प इसमें सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अन्य स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि रोका और लंदा कहाँ अपनाई जाती है। रोका और लंदा कहाँ अपनाई जाती हैं, जहां विद्यार्थियों में विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। यानी आपको जो है स्थानांतरित कृषि को रोका और लंदा कहाँ कहा जाता है। विश्व का मैप है, आप जो है क्या किस देश को आप वहां पे इंडिकेट करेंगे? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? मैक्सिको और मलेशिया, ब्राजील और मलेशिया, मैक्सिको और चिली, ब्राजील और चिली। कहाँ बोला जाता है रोका और लंदाक स्थानांतरित कृषि को? इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, रोका कहाँ बोला जाता है? तो रोका ब्राजील में बोला जाता है, लंदाक बोला जाता है मलेशिया में। तो क्या है? रोका पहले है, रोका क्या है, तो बनेगा क्या राइट आंसर इसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड, रोका ब्राजील और मलेशिया, ब्राजील रोका, मलेशिया लंदाक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपयुक्त विकल्प क्या है? कौन से क्वेश्चन आप करेंगे जो बच्चा उस पर आलोचनात्मक सोच का विकास करे, यानी बच्चा आलोचना करे उस क्वेश्चन को, तोड़े मरोड़े और बताए। देखिए, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, विचारोत्तेजक सवाल पूछना, शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आवश्यक है? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें बच्चा विचार करे, आलोचना करे, उसका विचार करे उस पर कि क्या सही है क्या नहीं। तो विचारोत्तेजक सवाल पूछेंगे, बी ऑप्शन सही है। शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, क्या है? शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, यह छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, क्या है? छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी और डी सही है। बच्चा चुप रहेगा तो कैसे वो बोलेगा, कैसे वो विचार करेगा? आप चुप ही रहने के लिए बोल दिए, आप ही सब कुछ बता दोगे, आप ही सब कुछ बोलोगे, तो बच्चा तो निष्क्रिय हो गया, यहाँ पे चुपचाप से बैठा बैठा रहेगा, है ना। तो उसे चुप रहने के लिए नहीं कहेंगे।
और क्या है, व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आलोचनात्मक जो है यहाँ पे सोच नहीं है बच्चों का, यहाँ पे बच्चा नहीं सोच रहा है। व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, बट यहाँ पे सही नहीं है। ये ऑप्शन तो सही है, आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए विचारोत्तेजक आप सवाल पूछेंगे, छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देंगे, जो वो सोचा है अपने अपने हिसाब से, जो भी आप ऑप्शन आप दिए हैं, जो भी क्वेश्चन किए हैं, जो भी वो आंसर दे रहा है, सबके बातों को यहाँ पे, सबके विचारों को महत्व देना। ये है राइट आंसर बी और डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? लेकिन मैं स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृतांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह, नस्लभेद, भेदभाव। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? ये किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? इसको तो कई बार पढ़े हैं जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात यहाँ पे चल रही है। इनके वृतांत की बात यहाँ है, जो इसमें एक अंश दिया है कि इस वृतांत को यदि आप बच्चों के साथ जोड़ेंगे तो इन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या है इसमें राइट आंसर? पूर्वाग्रह और भेदभाव। क्या कह रहे हैं? पूर्वाग्रह और भेदभाव। पुराने लोग क्या कहते थे? पहले के लोग क्या कहते थे? ये जो है, ये छुआछूत की बीमारी तो बहुत थी, ये एक तरह की बीमारी ही थी। छुआछूत एक तरह की बीमारी ही थी। अगर वो लोग ये कहते थे कि मुझे भैंस के, जानवरों के बाल काटना पसंद है, बट तुम अछूते हो, तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे। एक नन्हा सा बच्चा जिसे ये सारी बातें कही जा रही हो, जिसको कुछ भी नहीं पता है, क्या वो मतलब कोई उच्च कोटि में जन्म लिया है ना, कोई उच्च परिवार में जन्म लिया है, तो क्या वो सही है? उसके कर्म कितने भी बुरे हों, बट वो सही है। और यदि कोई जो है महार या ऐसे जाति में जन्म लिया हो, उसके कर्म कितने भी अच्छे हों, वो कार्य कितना भी अच्छा कर रहा हो, बट वो गलत है। तो इस क्या है ये? यही है पूर्वाग्रह और भेदभाव। इसी को बढ़ावा दिया गया है। आज भी बहुत ऐसे आप गांव देखेंगे, बहुत ऐसे जिसे हम समाज कहते हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र देखेंगे जहां पे ये इतने तेजी से है कि इसको रोका अभी भी नहीं गया है ना? तो ये बहुत तेजी से फैला है, पूर्वाग्रह और भेदभाव की जाति के आधार पर बांट दिए हैं, और इतना ज्यादा उस जाति के आधार पर बांट दिए हैं कि पेरेंट्स की जान चली जाए चलेगा, बट उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अजीब हालत हो जाती है कभी-कभी। तो ये है पूर्वाग्रह और भेदभाव। ये दोनों बातें सही हैं इसमें, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या है? बी और डी। बी और डी, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय में घुमंतुओं, बंजारों को प्रस्तुत करना है, तो आप उन्हें चित्रित करेंगे कैसे? एक रंग बिरंगे एवं आनंद प्रिय समुदाय की तरह, एक उग्र एवं हिंसक समुदाय की तरह, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, एक अलग थलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। घुमंतुओं और बंजारों को आप संबोधित करेंगे भारत के समय के अनुसार, तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चित्रित करना है आपको। चलिए, क्या है राइट आंसर? क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। कैसे आप चित्रित करेंगे? एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन निम्नलिखित में से भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की चुनौतियों के रूप में माना जाता है? यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं है गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तुएं लिख सके। मतलब भारत में कोई इतना अच्छा लेखक नहीं है गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान के विषय को लिख सके। बी है, जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं
उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें बोधगम्य नहीं है। डी ऑप्शन कहता है जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती। क्या कहना चाह रहा है, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? क्या है राइट आंसर इसमें होगा? और ये जो है ये तो कट जाएगा। पहले क्या दिया है इसमें? भारतीय लेखक नहीं है, यानी भारत में पर्याप्त लेखक नहीं है जो गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें लिख सके। ये ऑप्शन गलत है। बी, सी और डी राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, सी और डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? ए, बी पर विचार करना है। चलिए विचार करें। कथन ए है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालयों की सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ले आया। कथन बी है इसे हाल ही में वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षण एवं लोकप्रिय था। क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ले आया गया। बी कहता है इसे हाल ही में वर्षों में राजनीतिक विज्ञान में प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षण एवं लोकप्रिय है। कौन सी बात इसमें सही है? क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ए तो सही है परंतु बी क्या है? ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। मित्रों को क्या है? प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। मित्रों को लिखे पत्रों को, निजी डायरी के प्रविष्टियों को, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण को प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाएगा। द्वितीयक स्रोत है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चलिए क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की आप समीक्षा कर रहे हो तो इसका क्या है? आप द्वितीयक कार्य कर रहे हो। एक बार तो ये प्रकाशित हो चुका है, आप दोबारा से क्या कर रहे हो? उसकी समीक्षा कर रहे हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये सेकेंडरी है। अगला क्वेश्चन है अगर एक छात्र छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है निम्नलिखित में से उसके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। सरकारी रिपोर्ट में उपलब्ध योजना के विवरणों को जस का तस उतार देना। सेकंड है योजना के मुख्यतः लाभों और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना। थर्ड है केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं। और फोर्थ है अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। जी बिल्कुल, क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना बनाना जो विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न, कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। मनसबदारों के कर्तव्य क्या है? दक्षिणी भारत के मुख्य राजवंश कौन से हैं? भारत द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। क्या है? संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? अवसर प्रदान करना, अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाना। इसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा क्या कर रहा है? सूची बना रहा है। और ये सब क्या है? ये निष्क्रिय है, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, तो ये बातें इसमें गलत है। अवसर किसमें दिया गया है? बच्चे को अवसर किसमें दिया गया है? तो डी ऑप्शन में अवसर दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? समझ विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं। कौन सा ऑप्शन? उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं? ऐसे 3 मार्गों का
उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है। राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। क्या है इसमें राइट आंसर? प्रक्रियात्मक समझ विकसित करने में कौन सा ऑप्शन सही है? किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चा प्रक्रिया करे उस पे, यानी स्टेप बाय स्टेप उस बात को समझाए, बताए, विचार करे उस पे। क्या बनेगा राइट आंसर? उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल कर सकता है? कैसे दाखिल कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। जहां पे एक वर्ड देखना, जहां पे कैसे हो, जहां पे क्या है, कैसे हो और हो, तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, इसमें जोड़ा गया है, मतलब जोड़ा गया है तो आपको भी प्रक्रिया दर प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इसको बताना है। तो ऐसे वर्ड आपको दिखे तो इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो डी ऑप्शन में है, देखिए आप यहाँ पे है, और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ कहीं दिख रहा है कैसे और दिख रहा है इन दोनों ऑप्शन में? नहीं, तो आप काट दीजिए। यही दोनों ऑप्शन सही होगा। क्या ए और डी सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की डॉट डॉट योग्यता का मूल्यांकन करता है। अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से पता लगाना, विषम जवाब उपलब्ध कराना, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। क्या है इसमें राइट आंसर? चलिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संदर्भों में अवधारणा को लागू करना। अवधारणा पॉजिटिव है और विभिन्न संदर्भ दिया है, तो यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव में पूछा है।